हेलो हेमंत जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सब। शुरू कर दिया क्या? लाइव कर दिया है, तो बस अभी स्टार्ट वैसे नहीं किया है। सुधीर जी कहाँ हैं हमारे? हैं तो क्या हाल है सुधीर जी? अनम्यूट कर लो। अनम्यूट कीजिए, हाँ अनम्यूट। हाँ। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बैठे हैं सर। तो पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस करनी पड़ती थी, अब इंस्टीट्यूट की भी करनी पड़ रही है। हाँ हाँ, जरूरी है, स्टोरी तो बहुत जरूरी है। टाइम भी ऐसा चल रहा है, ठंड भी ज्यादा है, आज का टाइम है, क्या करें। हम्म। अब तो 31 का रिटर्न भी नहीं जा सकती, एक और दिक्कत है, 31 नंबर तक एक दो अभी हम रिटर्न। लोग लाइव हैं एंड रिकॉर्डिंग सेशन में हैं, तो स्टार्ट करें। कोई बात नहीं, हाँ कर दीजिए। एक दो मिनट और देख लेते हैं, मतलब 5 मिनट, 12 बजे कैसे टाइमिंग है ना। हाँ हाँ, तो भी ठीक सुधीर है, जी की प्रोफाइल तो मंगा लिया 12:10 पे आपने? स्टार्ट। आशा जी, सुधीर जी की प्रोफाइल तो ले लेते। अरे प्रोफाइल क्या, आप बोल दीजिए जो अरे अब मैंने आज जो भी है, 5 मैंने साल से इनसे तुम लोग एसोसिएटेड ही। मैंने इनसे मांगा तो इन्होंने दे दिया ही नहीं है अभी तक मुझे। स्टार्ट कर लेते हैं, आई थिंक, है ना। हाँ हाँ, 12:05 हो गए। ठीक मैं है। स्टार्ट कर लेता हूँ। Okay. Welcome all participants in today's webinar, and this is the last webinar of this calendar year. And we are very fortunate that you can buy our former deputy convener Sudhir ji. Sudhir ji is a practicing chartered accountant और मेरे साथ तो सर पिछले 3 साल डिप्टी कन्वीनर भी रहे हैं। तो अब इन्होंने बड़ा, कैसे मैं प्रोफाइल दूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये तो बिल्कुल साथ के ही हैं। तो सर, आपके स्टडी सर्कल में आपका वेलकम है। थैंक यू, थैंक यू। And now I request you to start your presentation. ये शेयर स्क्रीन कहाँ पे है इसका? ये रहा सर, ग्रीन वाला है ना, शेयर नीचे स्क्रीन। ग्रीन हाँ। एरो मार्क करके आ रहा है, चैट बॉक्स के बगल में। हाँ क्लियर है? हाँ हाँ जी, हाँ। क्लियर है। Good morning, everyone. And first of all, I would like to say thanks to Hemant ji, Asha ji, and all the entire team of Lakshmi Nagar Study Circle who gave me this opportunity to deliberate on this issue on the Code of Ethics. Code of Ethics, जैसा कि हमें पता है, ये इंस्टीट्यूट नॉट ओनली इन आवर इंस्टीट्यूट, जितने भी एवरी पर्सन, जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ज्वाइंट हो, रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल जो भी एडवोकेट्स हैं उनके भी कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके भी अपने कोड्स ऑफ एथिक्स हैं, और बीइंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज आल्सो ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, उनके भी अपने एक कोड ऑफ एथिक्स है। बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स जो है, ये क्या है? इट इज द एक फ्रेमवर्क इन विच द सोसाइटी एक्सपेक्ट अस टू वर्क विद इन, क्योंकि सभी की अपनी जो है एक्सपेक्टेशन होती है इंस्टीट्यूट से, चाहे वो कोई भी पर्सन है, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे वो उस डोनेशन से रिलेटेड हो या ना हो। फॉर एग्जांपल, वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ एबीसी कंपनी। सिर्फ एबीसी कंपनी ही हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है, जो सोसाइटी है वो भी बाय एंड लार्ज इज एसोसिएटेड विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रायर टू 2002 से पहले ये कोड ऑफ
एथिक्स जो है कोड ऑफ एथिक्स नाम ना होके ये कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करता था, बट इन 2001 they have changed this subject from code of conduct to code of ethics. What should be the reason? क्या रीजन हो सकता था कि इन्होंने क्यों चेंज किया नेम फ्रॉम कोड ऑफ कंडक्ट से कोड ऑफ एथिक्स? बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट जो कंडक्ट है, कंडक्ट कैन बी गुड, कंडक्ट कैन बी बैड. किसी का जो आचरण है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट जो एथिक्स है, एथिक्स शुड ऑलवेज गो इन द पॉजिटिव मैनर. ये एक पॉजिटिव मैनर, एक पॉजिटिव वे के थ्रू जाता है. आप ये नहीं कह सकते कि बाय एंड लार्ज आई एम द एथिकल, नहीं. या तो आप जहां पे वर्ड बाय एंड लार्ज, इट मींस देयर इज सम डाउट, देयर इज सम गैप, और जहां पे गैप हो गया इट मींस कि यू आर नॉट एथिकल. इसलिए इन्होंने जो नेम है चेंज कर दिया इंस्टीट्यूट ने, एंड दे हैव केप्ट द नेम, they have changed the name from conduct to ethics. अब ये क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट पे मैंने ऑलरेडी 2 to 3 टाइम्स जो है डेलिब्रेट किया हुआ है इस टॉपिक पे अपनी इस लक्ष्मी नगर स्टडी सर्कल में ही, तो आई विल नॉट गो इनटू द prior things which we have already been discussed. Today we will deliberate on the issue कि कंप्लेंट, सपोज किसी ने कंप्लेंट फाइल किया, किसी ने भी कंप्लेंट फाइल किया, तो उस कंप्लेंट को फाइल करने के बाद का प्रोसेस क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो है हम सर्टेन पॉइंट्स जो है जो हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है उसको भी डिस्कस करेंगे. एक तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है जहां पे हाई कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था कि द नेग्लिजेंस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट, या नेग्लिजेंस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अनएथिकल. लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक वर्ड यूज किया, बट द ग्रॉस नेग्लिजेंस शुड बी ट्रीटेड एज द अनएथिकल. ग्रॉस नेग्लिजेंस मीन्स there should be the element of ill motive, dishonesty, but this is only the remark of the high court. अब आप इसको शील्ड नहीं कर सकते, आप इसको जो है एज ए ढाल इस्तेमाल नहीं कर सकते कि नहीं जी मैंने जो है गलत रिपोर्टिंग कर दिया, बट माय इंटेंशन वाज नॉट रॉन्ग, मेरी इंटेंशन जो थी वो गलत नहीं थी. देयर इज नॉट एनी इल मोटिव बिहाइंड इट, यू कांट से लाइक दिस. मीनिंग देयर बाय दिस इज द only the remark of the high court, this is only the judgment of the high court. In every case we will not take shield of this judgment. In our profession, in our chartered accountant, there are 2 schedules. First schedule which is related to internally to the profession, to our profession, and second schedule is related to the where the outsiders are also affected. Outsiders are also affected. First of all, as you can easily see on my screen, there are 2 schedules. First schedule which is the internal to the professions, means जहाँ पे internal जो हमारे CA की जो paternity है वो इससे जो है affect होती है. इसमें लिखा हुआ है कि पहला जो है CA in practice, फिर मिसकंडक्ट रिलेशन टू मेंबर, मिसकंडक्ट रिलेशन टू, इसमें जो है नंबर ऑफ क्लॉजेस मेंशन्ड है. सेकंड शेड्यूल वहां पे जो है आउटसाइडर, वेयर द आउटसाइडर आर अफेक्टेड, जहां पे जो बाहर के जो पर्सन है, जो सोसाइटी एज ए लार्ज, वो इससे जो है अफेक्टेड है. इसमें भी है जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 is for CA in practice, part 2 is for clauses which is relating to members generally, and then residuary factors. ये हमने डिस्कस किया. फिर क्वेश्चन ये है कि हु कैन फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द मेंबर, कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट? क्या जरूरी है जो बंदा फाइल कर रहा है कंप्लेंट, ही शुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद दैट केस, विद दैट पर्टिकुलर थिंग? नहीं. लॉ के अंदर एक कंसेप्ट है लोको स्टैंडी.
Loco standing means the person who is directly or indirectly affected with that things can only go for the only file the complaint against that person. But यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं अफेक्टेड हूँ, सपोज करो मैं किसी सीए का क्लाइंट हूँ, आई एम द क्लाइंट ऑफ दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव बीन अफेक्टेड बाय हिज रिपोर्टिंग, बाय हिज रॉन्ग रिपोर्टिंग, बाय हिज नेग्लिजेंस, तो मैं ही फाइल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, कोई फाइल कर सकता है, एनीबॉडी कैन फाइल द केस अगेंस्ट एनीवन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट था, देयर वाज द ऑडिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अंदर हस्बैंड एंड, और उस केस में क्या था, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बोथ वर रनिंग द प्रैक्टिस इन देयर इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेट नेम। 3 साल अभी कंपनी एक्ट में तो अभी आया है रोटेशन का इन द केस ऑफ द लिमिटेड कंपनी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 3 साल के बाद जो है रोटेशन पीरियड चलता था। तो पहले वाइफ जो थी, शी वाज द ऑडिटर ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड देन आफ्टर 3 इयर्स उसके हस्बैंड, क्योंकि वो सेपरेट फर्म रन करते थे, तो वो जो है ऑडिटर अपॉइंट हुए। हुआ क्या कि आफ्टर 8 इयर्स उनके बीच में जो है डिवोर्स का केस फाइल हुआ, और वाइफ ने केस फाइल कर दिया अपने हस्बैंड के कि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही हैज नॉट टेकन द परमिशन ऑफ प्रीवियस ऑडिटर इनटू द डिसिप्लिनरी कमेटी, इनटू द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन जो हमारे इंस्टीट्यूट का जो कमेटी है, वहां पे उसने जो फाइल कर दिया। इट मींस कि कोई भी फाइल कर सकता है। अगर आप किसी से पूछते हैं कि भैया on what basis you have filed the case against the chartered accountant since you are not being directly or indirectly associated with that case, तो बोलेगा कि I am the honest citizen of that country, मैं जो है इस कंट्री का जो है ऑनेस्ट सिटीजन हूं, एंड आई हैव द राइट इन डूइंग सो। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज को मतलब कि समझ लिया हुआ कि एनीबॉडी कैन फाइल द केस अगेंस्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंट। इट मींस कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना सॉफ्ट टारगेट है, वो हमने समझा इस चीज को। सेकेंडली, देयर इज अ कंसेप्ट इन द लॉ दैट द पर्सन हु इज फाइलिंग द केस before any of the authority, he should come with the clean hand. He should come with the clean hand, meaning thereby कि जो पर्सन, ये बेसिकली जुरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट है कि जो पर्सन केस मतलब किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है, तो वो ही शुड बी द क्लीन इनफ। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो क्रिमिनल है, द पर्सन हु वाज कन्विक्टेड इनटू इन एनी ऑफ द केस, जो 3 साल पीछे जेल के अंदर रहा है, who was behind the bar for the 3 years, he can also file the complaint against the chartered accountant. It means complaint कोई भी कर सकता है, लोको स्टैंडी के कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। Any person can file the complaint against the chartered accountant for the on the। अब कंप्लेंट कहाँ फाइल करेगा? कंप्लेंट जो फाइल करेगा, तो हमारे इंस्टीट्यूट की एक डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट है, डिसिप्लिन डायरेक्टरेट जो है, डिसिप्लिन कमेटी है, वहां फाइल करेगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि देयर आर 2 शेड्यूल्स, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। जहां पे फर्स्ट शेड्यूल है, वहां अगर केस जो है रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू रिकॉग्नाइज कि केस कहाँ फाइल करना है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर फाइल करना है या सेकंड शेड्यूल के अंदर फाइल करना है। अगर वो फर्स्ट शेड्यूल में फाइल करता है, तो केस विल बी गो टू द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। अगर वो सेकंड शेड्यूल के अंदर केस फाइल करता है, इट मींस वेयर द आउटसाइडर आर अफेक्टेड, देन द केस विल बी गो टू द डिसिप्लिनरी कमेटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो पर्सन केस फाइल कर रहा है, वहां पे ही हैज टू आइडेंटिफाई कि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में केस जाएगा या बोर्ड ऑफ या डिसिप्लिन कमेटी में जाएगा। अगर केस डिसिप्लिनरी, अब होता क्या कि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर जो है 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। एक जो है हमारा सेंट्रल काउंसिल का मेंबर होंगे, एक गवर्नमेंट नॉमिनी एंड एक द प्रेसिडेंट ऑफ
इंस्टीट्यूट। सेकंड के अंदर क्या होता है, जो सेकंड है आउटसाइडर यानी डिसिप्लिन कमेटी है, वहां पे 5 मेंबर होते हैं, एक प्रेसिडेंट, 2 एक्स सेंट्रल काउंसिल मेंबर एंड 2 जो है हमारा 2 नॉमिनीज, गवर्नमेंट नॉमिनीज। और जो वहां पे जो है इन द केस ऑफ द डिसिप्लिन कमेटी, जो quorum of government nominee is required since the outsider are affected. फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने केस फाइल किया, कौन केस फाइल कर सकता है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। कहाँ केस फाइल होगा, किस फोरम पे होगा, वी हैव अंडरस्टूड। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद का प्रोसेस ये है कि किसी ने केस फाइल किया, विदाउट रीडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेंटेंट, द डायरेक्टरेट, द डायरेक्टर ऑफ द डिसिप्लिन कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, वो जो है उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा, किसको, टू द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट को कंप्लेंट फाइल जो है फॉरवर्ड कर देगा। उसे मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल फॉरवर्ड दैट द complaint to the respondent, and it is the duty of the respondent to give the written representation on the basis of that complaint. First of all ये भी हमें जानने की रिक्वायरमेंट है कि जो जुरिस्डिक्शन होती है डिसिप्लिन डायरेक्टरेट की, वो इंडिविजुअल पे होती है। इट मींस इफ द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो जो है उसको सेंड करेगा। अगर सपोज द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द फर्म, अगर किसी फर्म के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, तो उस केस में ही विल आस्क फ्रॉम दैट फर्म कि गिव मी द नेम ऑफ द पर्सन हु विल रिप्रेजेंट दिस केस, कि आप जो है किसी पर्सन का नाम बताइए अपने फर्म में से जो कि इस केस को रिप्रेजेंट करेगा। हु is authorized to give the representation on the behalf of the firm, and on the basis of that representations this case will be concluded, और उस बेसिस पे जो है इस केस को कंक्लूड किया जाएगा। all the acts, all the deeds of that person will be binding on that firm। ये डिसिप्लिनरी कमेटी की जो है एक तरीके से लिमिटेशन भी बोल सकते हैं कि वो जो है उसकी जो जुरिडिक्शन होती है वो इंडिविजुअल होती है। अगर फॉर्म के केस में आता है देन आल्सो ही विल आस्क फॉर द पर्टिकुलर पर्सन हु विल रिप्रेजेंट दैट केस। बट नफरा में ऐसा नहीं है। नफरा में जो है, नफरा की जो जुरिडिक्शन है वो इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर्म दोनों पे है। पहला पॉइंट क्या था, कंप्लेंटेंट विल फाइल द केस। सेकंड, द डिसिप्लिनरी कमेटी will forward that complaint to the respondent, and respondent will respond on the basis of that particular case, that particular complaint। उसके बाद क्या होगा, बट एक्चुअली हम लोगों की एक मेंटेलिटी होती है, हम लोगों की चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक मेंटेलिटी होती है कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी लीगल प्रोफेशन है, we does not put all the card at a single time। हम लोग क्या बोलते हैं कि यार जो मेन पॉइंट है उसको भी जो है बचा के रखो, उसको बाद में हम इसको यूज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है अपनी केस में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहां पे बार बार आपसे रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया जाएगा। आपने एक बार रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन जो डायरेक्टरेट कमेटी है वो क्या करेगी, वो आपके रिप्रेजेंटेशन फिर दोबारा फॉरवर्ड कर देगी टू द कंप्लेंटेंट। उस कंप्लेंटेंट को बोल देगा भैया देखो आपका ये कंप्लेंट था, उनका ये रिप्लाई आ गया, एंड देन इट इज अप टू यू टू फाइल द rejoinder on the basis of that statement। और उसके बेसिस पे क्या है, रिजॉइंडर जो है फाइल करेगा कंप्लेंटेंट। एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं आपको, सपोज मैं कंप्लेंटेंट हूं, आई हैव फाइल्ड द कंप्लेंट अगेंस्ट द मेंबर। मैंने मेंबर के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट फाइल किया। फाइल करने के बाद मैं जो है खो गया, इट मींस कि मैं जो है आउट ऑफ पिक्चर हो गया। मैंने कंप्लेंट फाइल किया और मैं जो है, क्योंकि कोई भी फाइल कर सकता है, मैं रिस्पोंडिंग, मैंने कंप्लेंट फाइल किया और मैं जो है आउट ऑफ पिक्चर हो गया। मैं मतलब कि
अब मुझे कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, क्या होगा इस केस में? क्या इस केस में जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो प्रोफेशनल अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड विल बी एब्सॉल्व्ड, वो केस से खत्म, मतलब वो केस से बरी हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा? नहीं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, the director of the disciplinary committee will step into the shoes of that complainant. वो उस कंप्लेंटेंट के की तरह अब वो रिएक्ट करेगा। अब वो उसके बेसिस पे अगर उसको लगता है कि इस कंप्लेंट के अंदर स्ट्रेंथ है, दम है, एंड इट शुड बी कैरीड, तो वो उसको जो है वो कैरी करेगा, एंड ही विल टेक ऑल द स्टेप्स which should have been taken by the complainant. हमने क्या देखा अभी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेंट एंड देन रिटन स्टेटमेंट, रिजॉइंडर के बाद जो डायरेक्टरेट कमेटी है, जो कमेटी है वो क्या करेगी? जो कमेटी है वो अपनी फाइंडिंग्स देखेगी, अपनी फाइंडिंग्स पे वर्क करेगी, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग इफ इट रिक्वायर्स that the certain clarification is required from the complainant or by the respondent, he will be act accordingly. वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वर्क करेगी और उनसे जो है फौरन अगर कोई अगर क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो क्लैरिफिकेशन उनसे मांगेगी, और उस क्लैरिफिकेशन के बाद वो जो है एक प्राइमा फेसी ओपिनियन फ्रेम करेगी। The director discipline shall arrive at a prima facie opinion on the occurrence of the alleged misconduct and decide, जो है डिसाइड करेगी, और डिसाइड करने के बाद वो जो प्राइमा फेसी उसने जो ओपिनियन फॉर्म किया है वो फॉर्म करने के बाद ये प्राइमा फेसी ओपिनियन है, ये फाइनल ओपिनियन नहीं है, ये प्राइमा फेसी ओपिनियन है, ये फाइनल ओपिनियन नहीं है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कंप्लेंटेंट को बोला जाएगा कि भैया देखो ऐसा है कि हमने तो प्राइमा फेसी ओपिनियन कर लिया है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द डिसिप्लिनरी प्रोसीजर मैकेनिज्म कमेटी विदाउट द काउंसिल। काउंसिल के बिना, मतलब विदाउट काउंसिल, मतलब अब आप जो है कमेटी के सामने प्रेजेंट हो और आपको मतलब काउंसिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अकेले आएंगे, आपको किसी भी काउंसिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वहां पे जो है एक तरीके से डिसाइड किया जाएगा। वहां पे आप रहेंगे एंड कमेटी की जो मेंबर्स हैं वो रहेंगे, मेंबरान रहेंगे, एंड वो उनके सामने आपको बोला जाएगा देखो भैया ये हमने फ्रेम कर लिया, आपके अगेंस्ट जो है चार्जेस जो है फ्रेम हो गए हैं, अब आप बताइए आपको कुछ कहना है क्या? तो वहीं पे जो है मेंबर के ऊपर होता है कि मेंबर जो है रोए गाए अपनी दिक्कतें जो है बताएं कि ये गलती हो गई, अब आगे ऐसे ऐसा नहीं होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेवरिटी, ऑन द ग्रेविटी ऑफ द केसेस, वो जो है जो कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है इनके साथ। आइदर दे हैव टू ओनली रेप्रीमेंड करके छोड़ देना है, या फिर उनपे फाइन लगाना है, या फिर इनको जो है इनके नेम को स्ट्रक ऑफ करना है, किस तरीके से क्या करना है। वेदर ही इज गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल और मिसकंडक्ट फॉलोइंग, जो हमने डिस्कस किया था वही चीज यहाँ पे है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अगर गिल्टी होता है, मिसकंडक्ट फाइंड होता है, तो मैटर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, एंड सेकंड शेड्यूल या बोथ शेड्यूल द मैटर शुड बी फॉल बिफोर द डिसिप्लिन। मतलब एक ऐसा केस है जहां पे दोनों केसेस आ रहे हैं, जहां पे पर्सन इफेक्टेड भी है नहीं भी है, तो उस केस में डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर जो है केस फाइल होगी। इफ फाउंड इन द केस ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अगर केस फाइल होता है, देन व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा? इफ फाउंड गिल्टी इट कैन रेप्रीमेंड द मेंबर को रेप्रीमेंड कर सकते हैं, मेंबर को 3 महीने के लिए रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, एंड ही कैन इट कैन बी इम्पोज फाइन अप टू ₹1 लाख। अगर सेकंड केस है, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइडर आर आल्सो अफेक्टेड, तो इस केस में जो सेवरिटी है वो ज्यादा है, उसको रेप्रीमेंड करके मतलब छोटी मोटी अगर कोई गलती है तो उसको रेप्रीमेंड करके डांट के फटकार के छोड़ा जा सकता है कि दोबारा से ध्यान रखना,
ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और they can remove the name of the member from the register permanently या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन पे 3 महीने 6 महीने के बेसिस पे, एंड इम्पोज फाइन अप टू ₹5 लाख और 5 लाख रुपए तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर सपोज मुझे जो है अवार्ड मिल गया, मुझे ये बोला है कि आप जो है यू आर द गिल्टी एंड you are being removed, your name has been removed from the register member for the 6 month। उस केस में क्या होगा, क्या इनका जो डिसीजन होगा, द डिसीजन ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी इज फाइनल और इट इज अपीलेबल। ये एक अपीलेबल है, इसको अपील किया जा सकता है, एंड इट विल बी अपीलेबल टू द अपीलेट अथॉरिटी। इट इज अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। और अपीलेट अथॉरिटी में कौन होगा, अपीलेट अथॉरिटी के अंदर एक रिटायर्ड जज होंगे, 2 एक्स सेंट्रल काउंसिल मेंबर और 2 जो है गवर्नमेंट नॉमिनी होंगे, और इनका जो डिसीजन होगा दैट डिसीजन इज द फाइनल, दैट डिसीजन इज द फाइनल, इट इज नॉट फर्दर अपीलेबल, फर्दर अपीलेबल नहीं है। जैसे IIT में क्या होता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अगर कोई केस जाता है तो उस केस में अगर कोई ऑर्डर आता है तो दैट order is also appealable, is further appealable to the High Court. But in the case of Institute of Chartered Accountant, हमारे प्रोफेशन की अगर बात करें, जो अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है दैट इज द फाइनल ऑर्डर। ये एक फाइनल ऑर्डर है और इस ऑर्डर को हम कहीं अपील नहीं कर सकते। बट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, आर्टिकल 226 226 अनुच्छेद भारतीय संविधान का, उसके स्ट्रेंथ पे, उसके बेसिस पे वी कैन फाइल द रिट पिटिशंस। अब रिट पिटिशन आप लोग जो है हाई कोर्ट में भी जा सकती है, एंड इट विल बी आल्सो गो टू द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। अब एक चीज और बता दूं कि एक बार कोई कंप्लेंट फाइल हो गई तो इट प्रायर टू 2006 से पहले हम उसको दोबारा उस कंप्लेंट को वापस नहीं ले सकते थे। एक बार फाइल होगी तो दैट विल बी गो इनटू इट्स फाइनल स्टेज। बट नाउ आफ्टर 2006 ये जो अपील है, एक बार अगर किसी ने केस फाइल कर दिया तो उस केस को जो है वापस लिया जा सकता है। ये हमारा एक तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ऑफ द basically what is the workflow and flow chart of our disciplinary committee। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन या कोई चीज क्वेरी है तो they can raise this query into the chat box or they can raise the hand। सुधीर जी, अभी तो कोई क्वेरी नहीं दिख रही है, तो कंटिन्यू रखते हैं। ओके, मैं 1 मिनट में कनेक्ट करता हूँ, प्लीज गिव मी 1 मिनट। जी जी। कैसे हैं हेमंत सर? नमस्ते मैम। नमस्ते राजीव जी। सर की आवाज गायब है लग रहा है हेमंत सर। हाँ, अभी म्यूट पर है वो, भी सुधीर जी कह रहे थे कि अभी आ रहे हैं करके।
We will now resume our session. जी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमने देखा सेकंड शेड्यूल, एंड अभी एक कंसेप्ट जहां मेरे एक फ्रेंड से बात हुई, एंड ही यूज्ड टू डील विद ऑल दिस मैटर रिलेटेड टू द डिसिप्लिन कमिटी. तो उसने एक क्योंकि हम लोग सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आई कैन शेयर दिस थिंग्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म. तो उसने एक कंसेप्ट उसने बताया कि सर आजकल हो क्या रहा है कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जो कि प्रोफेशनल ब्लैकमेलिंग के केसेस भी मतलब के सामने आ रहे हैं. प्रोफेशनल ब्लैकमेलिंग मींस जब हमने देखा कि सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है कि या एनी पर्सन कैन फाइल द केस अगेंस्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंट आइदर इन एसोसिएटेड और नॉट एसोसिएटेड विद दैट केस. तो वो क्या करते हैं कि वो जो है एमसीए के साइट पे तो सब कुछ सारे डेटा अवेलेबल है, वो बैलेंस शीट को डाउनलोड करते हैं 100 रुपए की पेमेंट पे, एंड देन ही यूज्ड टू रीड दैट बैलेंस शीट. और वहां पे जो कमियां हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड एवरीवन नो कि कोई भी ऐसी बैलेंस शीट नहीं है जो फ्लॉलेस हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी मिलेगी. तो वो रीड करते हैं बैलेंस शीट्स को और उन बेसिस पे वो जो है केस फाइल करते हैं बिफोर द डिसिप्लिन कमिटी. तो इट इज द रिक्वेस्ट टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपने भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि अंदर बैलेंस शीट के अंदर क्या है वो दैट सेकेंडरी थिंग, बट प्राइमरी फेसी आवर बैलेंस शीट शुड बी क्लीन. जो एएस की जो रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कहने का मतलब एटलीस्ट आवर प्रेजेंटेशन पार्ट शुड बी क्लीन इनफ, सो दैट ज्यादा जो है टेक्निक मतलब ऑन द फेस जो है बैलेंस शीट हमारी क्लीन रहे. और वहां पे जैसे अकाउंटिंग मतलब कहने का मतलब ये है कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे कैश फ्लो शुड बी अटैच्ड टू आवर बैलेंस शीट, लेकिन होता क्या है कि कैश फ्लो जो है अटैच ही नहीं होती बैलेंस शीट. हम लोग बैलेंस शीट P&L और शेड्यूल्स दे के खत्म कर देते हैं, बट वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द कैश फ्लो, तो कैश फ्लो भी फाइल मतलब प्रॉपरली जो है उसके साथ उस बैलेंस शीट में कैश फ्लो इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स along with जो भी नोट्स हैं शेड्यूल्स हैं, नोट्स एंड शेड्यूल्स शुड बी अटैच्ड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो दैट कि कम से कम जो चांसेस मिले सामने वाले को कि ही शुड टेक बेनिफिट आउट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. First schedule, professional misconduct in relation to the chartered accountants in practice. Clause 1, misconduct. If any member, any chartered accountant who is allowing any other person to practice in his own name, it should be treated as a professional misconduct. But इसके कुछ exceptions हैं. Exceptions क्या है कि other person CA in practice है या फिर partnership है या अपने employees जो है उसको अगर हम अलाउ कर रहे हैं तो दैट इज एक्सेप्टेबल. ये जो चीजें हैं जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, आई एम ओनली गोइंग थ्रू इट. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे allow or agree to pay or allow any share commission or brokerage fish और profit. अगर अपने प्रोफेशनल बिजनेस से अगर कोई किसी को कोई कमीशन दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है, मींस मैं अपने एम्प्लॉय को बोल रहा हूँ कि काम कर तू जो है नए क्लाइंट्स लिया एंड आई विल पे यू द कमीशन, ये जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का जो शेयर तेरे साथ मैं शेयर करूंगा. अगर इस तरीके का है तो वो शुड बी आल्सो द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बट देयर आर आल्सो एक्सेप्शन ऑफ ऑल दिस सेकंड क्लॉज आल्सो. अगर मैं किसी आईसीआई मेंबर मतलब किसी दूसरे मेंबर के साथ ऐसा कर रहा हूँ
किसी अपने पार्टनर के साथ तो कर ही सकता हूँ, रिटायर्ड पार्टनर है उसके साथ, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर है, तो वो जो है केसेस जो है एक्सेप्शन में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 2 केसेस और आते हैं, नंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बॉडीज एंड स्पेसिफाइड क्वालिफाइड पर्सन। हम आगे देखेंगे कि who are covered under the member of other specified professional body and who are covered under the specified qualified person. Legal representative of the deceased partner means अगर कोई विडो है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द पार्टनर, अगर डीड इसको प्रोवाइड करता है तो इफ इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इनटू द डीड ओनली देन दिस थिंग विल बी एप्लीकेबल. Widow or LR legal representative of the proprietor can receive only goodwill but no participation in earning of the firm. गुडविल का ही पोर्शन मिलेगा, पार्टिसिपेशन का पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज शी और ही इज नॉट द पार्टनर और रिटायर्ड पार्टनर. और अभी हमने देखा था हु आर द कवर्ड अंडर द प्रोफेशनल बॉडीज, किसके साथ शेयरिंग अलाउड है. तो अगर मेंबर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, बार काउंसिल मींस एडवोकेट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट इंजीनियर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज. एंड हु आर द स्पेसिफाइड क्वालिफाइड पर्सन, वो मेंबर, वो जो पहले हमने देखा वो जो है प्रोफेशनल बॉडी थी, और उनके जो लीगल जो इनके जो पर्सन है, जो मेंबर्स हैं, वो इसमें क्वालिफाइड पर्सन में कवर्ड है. फॉर एग्जांपल हमने ICSI देखा ऊपर, क्योंकि वो जो है एक बॉडी है, और मेंबर है वो क्या है, CS है. वैसे CW है, बैचलर इन लॉ. हमने बार काउंसिल को स्टडी किया था इन द प्रोफेशनल बॉडी के अंदर. यहाँ पे हम बैचलर इन लॉ, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन आर्किटेक्ट, एक्चुअरी एंड बीटेक. अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन कोई एक्सेप्ट करता है या एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम नॉन मेंबर से अगर वो कोई एक्सेप्ट करता है, तो इट इज आल्सो द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. और इसकी भी जो एक्सेप्शंस है वही एक्सेप्शन जो हमने पहले पढ़ा वही है कि इसके अगर कोई प्रोफेशनल बॉडी एंड स्पेसिफाइड क्वालिफाइड पर्सन, already we have entered into it. Professional misconduct if he enters into the partnership in or outside India with non-member. अगर कोई non-member के साथ अगर meaning thereby a chartered accountant can only enters into the partnership with the chartered accountant or member of other specified body या फिर specified qualified person. अगर मुझे I am a chartered accountant and I want to enter into the partnership firm, then I can only allowed to enter with these 3 persons. कौन कौन से persons हैं? ICI member, member of other specified qualified body, already we have discussed, and specified qualified person. Apart from that, I'll not being allowed या entitled to enter into the partnership. Professional misconduct if he secures work from non-member. Non-member से अगर कोई काम जो है secure करता है, उसकी भी exceptions वही है. Employee, partner, clause 6 or 7 specified person, specified qualified person. Misconduct if I am soliciting of client or professional work through circular advertisement, is meaning thereby I can't give any advertisement, any circular personal communication interview with the intention to solicit the clients. मेरी इंटेंशन ये मीनिंग मतलब कि मैं जो है इंटरव्यू दे सकता हूं इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी एज द स्पेशलिस्ट, बट माय इंटेंशन शुड नॉट बी देयर टू solicit the customer, to solicit the clients. एक्सेप्शंस क्या है? वर्क फ्रॉम अदर CA इन प्रैक्टिस रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर और इंक्वायरी. मैं किसी भी टेंडर को या टेंडर को जो है एक्सेप्ट कर सकता हूं, बट उसकी भी कोई गाइडलाइन है. उसकी जो गाइडलाइन है वो मेंशन है इन विद इफेक्ट फ्रॉम 7 अप्रैल 2016 के अंदर. ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर if such tender is exclusively reserved for the CA. अगर कोई टेंडर है सिर्फ और सिर्फ CA के लिए ही है, तो वो उसके लिए एक्सेप्ट उस पे जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. बट अगर वो टेंडर जो है
सीए के लिए भी है, सीएस के लिए भी है, सीडब्ल्यूए के लिए भी है, देन ही कैन respond that tender, but may respond if minimum fees of the assignment is prescribed in tender document itself. ये गाइडलाइन थी वेबसाइट की। अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वेबसाइट अगर अपनी फॉर्म की अगर वेबसाइट अगर बनवाता है, डेवलप कराता है, तो उसकी कुछ गाइडलाइंस थी। पहले क्या होता था कि कोई भी गाइडलाइन अगर कोई भी वेबसाइट अगर आपने डेवलप की है, तो विद इन 30 डे या 15 डे वी हैव टू इंटीमेट टू द इंस्टीट्यूट्स। आपको इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है बताना पड़ेगा कि मैंने जो है मेरे नाम, मेरे फॉर्म के नाम पे या मेरे इंडिविजुअल नेम पे जो है ये वेबसाइट है। बट नेट नाउ दिस रिस्ट्रिक्शन हैज बीन डन अवे। अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन, no restrictions on the color to be used. Individual member can have web pages in their own name or trade name, but the thing should be, it should be the pull mode and not the push mode of the technology. ये push mode क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। It means there should not be the pop-up form में नहीं होना चाहिए। if the client have been inquired, then the details should be able accordingly. Mentioning website addresses on the professional stationery is permitted. The following information may be allowed to be displayed on the website. Apart from that, अभी क्या था कि रिसेंटली कंपनी एक्ट में भी एक चेंजेस आई है, जिस उस केस के अंदर क्या है कि इफ कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई भी कंपनी, आइदर इट इज प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर उसकी वेबसाइट है, देन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर रिपोर्ट शुड आल्सो बी पब्लिश्ड, शुड आल्सो अवेलेबल ऑन दैट वेबसाइट। हम अपने इस पे चलते हैं गाइडलाइंस पे। So the following information may be allowed to be displayed on the website: member, trade name, year of establishment, member, firm address, telephone, fax number, email ID, nature of services offered, detail of the employee, job vacancies. Guideline for website: CA का logo, passport size photograph mentioned. They have permitted to attach the passport photograph. Chat rooms can be provided which permit chatting. मतलब chat rooms means if we have any and specifically this chat room should be between the clients and the member. Online advice can be provided on the specific request, either free on the payment basis, fee और the online advice भी provide किया जा सकता है। एक चीज और apart from that, अगर there are two type of the services which is being offered by the chartered accountant. The first is the advisory services and second is the attestation services. तो एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई रॉन्ग एडवाइस अगर किसी क्लाइंट को दिया है, तो shall such client who has been suffered from the wrong advice by the chartered accountant can file the complaint into the disciplinary committee. कोई इसका आंसर देगा? सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई रॉन्ग एडवाइजरी सर्विसेज दी है। सपोज कोई क्लाइंट आया मेरे पास, उसका केस जो है स्क्रूटनी में था और आई एम द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और सिर्फ जो है आई एम द एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट। मैंने जो है इसको कोई एडवाइस दिया, कोई उसको जो है, और वो एडवाइस जो है गलत एडवाइस था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एडवाइस जो क्लाइंट है ही हैज सफर्ड, तो उस केसेस में क्या वो मेरे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी कमेटी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है? क्या वो केस फाइल कर सकता है मेरे अगेंस्ट कि इसने जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे गलत एडवाइस दिया एंड ड्यू टू दैट रॉन्ग एडवाइस मेरे पे जो है केस, पेनल्टी, इंटरेस्ट ये सब जो है फाइल हुआ है, लगी है। आशा जी ने यस कहा है। मोनू जैन, हेमंत,
सभी मतलब सबका आंसर यही है, यस ही कैन फाइल द केस, he can file the complaint against that chartered accountant if he can prove कि ये जो, क्योंकि सभी के एडवाइस अलग अलग हो सकते हैं, अगर बिल्कुल अप्रूव्ड एडवाइस है तो वो जो है केस कंप्लेंट फाइल कर सकता है, एंड इट विल बी द डिसिप्लिन कमेटी हु विल डिसाइड कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन थी, क्या he should be held guilty or not. The website may also provide link to the website, जो अब हम अपने इस पे आ जाते हैं, वेबसाइट की बात कर रहे थे। वेबसाइट के अंदर जो है आप लोगों ने देखा होगा, जो भी वेबसाइट है वहां पे आजकल क्या है, क्विक लिंक्स आते हैं, उस क्विक लिंक्स के अंदर जितने भी आईसीआई है, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सबके जो है लिंक होते हैं, वो लिंक दे सकता है। वो अपने क्लाइंट्स की द नेम ऑफ द क्लाइंट एंड द फीस चार्ज टू देम शुड नॉट बी गिवन। जो वेबसाइट पे जो है क्लाइंट का नाम नहीं मेंशन करेगा, हाँ वो मेंशन कर सकता है कि आईटी सेक्टर से क्लाइंट्स हैं, होटल्स इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स हैं, हॉस्पिटैलिटी क्लाइंट्स हैं, but he should not give the specific name of the client along with the fees charged. The address of the website can be different from the name of the firm, but such address should be near as possible to the individual name, trade name. Intimation of this should be given to the ICAI 30 days, शायद खत्म हो गया है। And it should also be mentioned the date up to which the last updation date should be mentioned on that. Last updation date का ये relevance होता है कि for example मैंने कोई आर्टिकल या कोई भी जो है प्रोविजन जो है इनकम टैक्स का अपने साइट पे मेंशन किया, और 10 दिन के बाद कोई स्पेसिफिक डिफरेंट प्रोविजन या डिफरेंट कोई रूलिंग आती है, और वो रूलिंग उस प्रोविजन से जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो आई कैन या एवरीवन कैन जस्टिफाई कि नहीं यार, ये जो पब्लिकेशन, ये जो वेबसाइट जो है इस डेट को अपडेट हुआ था और रूलिंग जो है बाद में ही शायद, सो दैट देयर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू थिंग्स। फिर गाइडलाइन फॉर द वेबसाइट के अंदर मेंशन्ड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऊपर देखा कि इट इज नॉट बीइंग required to mention the name and the name of the client and the fees charge, but agar it has been required by the regulator, then it can be given. Misconduct, advertising attainment of services using unapproved or wrong designation, agar koi wrong designation use kar raha hai to it is also be treated as a misconduct. The write-up should not be false or misleading and bring the profession into disrepute. For example, the chartered accountant, they used to give their they used to publish the articles on the various topics. तो जो राइटअप है वो गलत नहीं होना चाहिए या मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी प्रोफेशन है हमारी, जो उस पर किसी भी तरीके का कोई भी डिसरेप्यूट हो। द राइटअप शुड not claim superiority over any other member. The write-up should not contain testimonial or endorsement concerning member. Means it should be the only specific his advice. Misconduct if no written communication with previous auditor before accepting the position as an auditor. इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, हम इसको जो है डिस्कस करेंगे क्लॉज 8 में, बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग। मीनिंग इसका मतलब है कि अगर कोई प्रीवियस ऑडिटर, कोई ऑडिटर जो है वो न्यू ऑडिटर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि द पोजीशन एज ए न्यू ऑडिटर, देन इट इज ड्यूटी ऑफ द इनकमिंग ऑडिटर टू टेक द परमिशन फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर से जो है वो परमिशन ले। अब परमिशन लेने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो हाँ कहता है तो ही आप जो है फर्दर असाइनमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। योर ड्यूटी इज टू कम्युनिकेट टू हिम, आपको कम्युनिकेट करना है बाय द प्रॉपर चैनल, फॉर एग्जांपल स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल के थ्रू आप उसको कम्युनिकेट करेंगे कि मैं ये ऑडिट असाइनमेंट जो है एक्सेप्ट कर रहा हूं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं,
आप प्लीज शेयर कीजिए। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द इनकमिंग ऑडिटर टू चेक, टू मेक इट श्योर कि उसकी जो फीस है पेंडिंग फीस है, अनडिस्प्यूटेड फीस है, अनडिस्प्यूटेड पेंडिंग फीस है, वो उसको मिल चुका है या नहीं मिल चुका है, यानी वो क्लियर हो चुका है कि नहीं। अगर नहीं क्लियर हो चुका है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द इनकमिंग ऑडिटर टू मेक इट श्योर कि उसकी जो है ड्यू जो है वो क्लियर हो जाए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द इनकमिंग ऑडिटर। क्या ड्यूटी है? टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर थ्रू द प्रॉपर चैनल, गिविंग द प्रॉपर सफिशिएंट टाइम। ये नहीं कि आज आपने जो है मेल किया एंड आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज सुबह 10 बजे मेल किया और 2 बजे जो है कि नहीं आपका टाइम खत्म, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट बिकॉज यू हैव नॉट कम्युनिकेटेड इन। गिव हिम टाइम एटलीस्ट 2 or 3 days अपॉइंटमेंट वैकेंसी। अगर यस हेमंत जी, उनका डिस्कनेक्ट हो गया था, सुधीर जी का। इज जस्ट रिकनेक्टिंग। सुधीर जी, आपका वीडियो और ऑडियो दोनों ही नहीं आ रहा। विवेक जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपकी कोई क्वेरी है क्या? इफ यू कैन पोस्ट यस और नो इन चैट बॉक्स, विल ट्राई टू अनम्यूट यू।
सुधीर जी अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी हम कहाँ पे थे लास्ट टाइम? वेयर वेयर आपने एक तो उसका क्वेश्चन पूछा था कि वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते अगर आपने किसी को एडवाइजरी सर्विसेज दी हैं और उसका कोई केस गलत हो जाता है, तो वो पार्ट मैं कवर कर लिया था हमने। उसके बाद उसके कोई next। फर्दर मुझे पता भी नहीं चला कि हो जाती हैं टेक्निकल एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं साथ एक्चुअली में। क्या है कि मेरे सामने पीपीटी था तो पीपीटी ओपन किया हुआ है तो सो दैट मुझे पता नहीं चला। तो वो उसके बाद से हम फिर ले लेते हैं आगे से, क्योंकि उसके बाद थोड़ा मैं डिस्कनेक्ट ही 15 हो पॉइंट गया जो ना। है अपना वेबसाइट का था ये। वेबसाइट का भी आपने बता दिया था कि उस पे आप अगर कोई भी अपना अपडेट्स वगैरह डालते हैं तो एक करें जिसमें डेट्स का हो कि आपका कब तक का अपडेट है, सो दैट कि कोई हमारी तरफ से कोई मिसकम्युनिकेशन का इम्प्रेशन भी ना लगे। थैंक यू। सॉरी टेक्निकल इश्यूज की वजह से। नाउ क्लॉज 8 डिस्कस किया था हमने, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है इन, और ये जितनी जो क्लॉज है वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस क्लॉज। क्लॉज 8 ये बोलता है ऑफ द शेड्यूल 1 कि अगर कोई भी इनकमिंग ऑडिटर है, इनकमिंग मींस न्यू ऑडिटर जो है, सपोज अगर कोई भी असाइनमेंट, कोई भी ऑडिट असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ही शुड कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर एंड इट इज हिज ड्यूटी कि उसको जो है कम्युनिकेट करे, और उसके अगर कोई
रिजर्वेशंस हैं तो उसको चेक करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनकमिंग ऑडिटर हूँ, ऑडिट असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले मैं इसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करूंगा, एंड दैट कम्युनिकेशन शुड बी इन द रिटन फॉर्म थ्रू द प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल मीन्स either through email और थ्रू स्पीड पोस्ट। मैं जो है इसको कम्युनिकेट करूंगा उससे, उसके डिसीजन, उसकी जो है अगर कोई उसकी रिजर्वेशन है, कोई अगर क्वालिफिकेशन है, तो मैं इसको एक्सेप्ट, उसको जो है चेक, उससे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या रीजन है, वो उसने क्यों उसको ऑडिट असाइनमेंट को जो है रिजाइन किया है। एंड दैट शुड बी इन द प्रॉपर, आई शुड गिव द प्रॉपर टाइम टू हिम सो दैट वो जो है कम्युनिकेट कर सके प्रॉपर। If no written communication with the previous auditor before accepting the position as an auditor. सुधीर जी, आपकी ना प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही है, एक बार स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, पीपीटी विजिबल नहीं है। Okay. अब है? Yes, yes. Now, Yes, now clause visible. 8, clause 8 misconduct. If there is any new acceptance of the new audit assignment, then it is the duty of the incoming auditor to communicate with the previous auditor and try to know what are the circumstances, what are the things for which he has been resigned. Or it is also the duty of the incoming auditor to settle all the undisputed audit fees to the previous auditor. अगर कोई undisputed fees है जो किताबों में बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो उसको जो है क्लियर कराएं। क्योंकि जो बैलेंस शीट में जो फीस है वो क्या है, वो अनडिस्प्यूटेड फीस इसलिए मानते हैं क्योंकि उस पे ऑडिटर एज वेल एज ऑडिटी दोनों ने साइन किए होते हैं। इट मींस कि ऑडिटी इज आल्सो एक्सेप्टिंग कि मुझे जो है इतना पेमेंट सीए को देना है, इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है। क्लॉज 9 बोलता है कि अगर कोई मिसकंडक्ट है इन द केस ऑफ द अपॉइंटमेंट इन द कैजुअल वैकेंसी, स्पेशल रिजोल्यूशंस, नंबर ऑफ द ऑडिट सीनिंग, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द टैक्स ऑडिट हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो 60 पर ऑडिट पर पार्टनर है। इन द केस ऑफ द कंपनी ऑडिट के केस में 20 है, एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ दिया जाए, तो उसको भी कंप्लाई हमें करना है। अगर नहीं करते हैं तो इट इज आल्सो द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्लॉज 10 बोलता है कि द चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल शिल नॉट accept any fees which is dependent on the percentage of profit or contingent finding, but इसके जो है कुछ exceptions हैं, वो जो रेगुलेशन 192 में मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल लिक्विडेटर फीस है जो कि डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट्स रियलाइजेशन ऑडिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि ऑडिट पेड अप कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बेस पे होता है। सर्टेन फंड रेंजिंग सर्विसेज, डेट रिकवरी सर्विसेज जो कि स्पेसिफिकली होती ही ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग पे है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई अदर दूसरे बिजनेस या दूसरे ऑक्यूपेशंस के अंदर अगर इन्वॉल्व है अदर देन सीए प्रोफेशन, फुल टाइम सीओपी प्लस सैलरी अगर ले रहा है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। लेकिन अगर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, अगर उसने परमिशन लिया हुआ है या डायरेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट इन सीएफ फॉर्म के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, तो वो जो है चीजें उसके अंदर एक्सेप्ट उसके अंदर मेंशन्ड है इन द केस ऑफ द एक्सेप्शंस। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई अलाउ कर रहा है टू द नॉन अलाउइंग नॉन मेंबर टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी नॉन मेंबर किसी दूसरे पर्सन को अलाउ कर रहा है कि वो उसके बिहाफ पे साइन कर दे, तो वो भी अलाउड नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिकली वी हैव टू चेक कि वो बात किसी कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मान लो कोई ऑडिट क्वेरी है, ऑडिट क्वेरी पे तो मेरा जो आर्टिकल है वो भी कर सकता है सिग्नेचर। कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं क्लाइंट से कोई इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ, तो वो भी मेरे बिहाफ पे कोई भी कर सकता है। या कोई ऑर्डर
ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन है वो भी कर सकता है, अगर कोई स्टैंपिंग वाउचर है वो कर सकता है, बट ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ऑन द रिस्ट्रिक्शन इज ऑन द साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली। अगर कोई रूटीन क्रॉसपॉन्डेंस है तो कर सकता है, वही चीज यहाँ पे कोई वो नहीं है इसमें। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सर्विस। सर्विस के जो एम्प्लॉय, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर एंगेज्ड इन द एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए क्या है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है, पेइंग अलाउइंग टू एनी पर्सन शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट अगर कर रहा है तो वो मिसकंडक्ट है। एक्सेप्टिंग एनी रेन्यूमरेशन, कमीशन, ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम काउंसिल कस्टमर्स ऑफ द कंपनी फर्म, वो भी जो है अपना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगी। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर नॉट एफसीए है लेकिन वो एफसीए मेंशन कर रहे हैं, डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द आईसीआई टू सप्लाई। अगर मान लो इंस्टीट्यूट ने अगर कोई इंफॉर्मेशन मेरे से पूछा, मांगा है और मैं उसको नहीं दे रहा हूं, तो दैट इज आल्सो बी टर्म एज द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या टेंडर इंक्वायरी के थ्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है कर रहा हूं, दे रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन गलत है, वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर फॉल करेगी। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली held guilty by any civil or criminal court for the offense which is punishable with imprisonment for terms of not exceeding civil। ये जो क्लॉज है इस पे मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इस क्लॉज के अंदर क्या है कि सपोज करो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं जो है किसी से मेरी जो है लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, और वो क्रिमिनल केस बनता है, और उस क्रिमिनल केस के अंदर अगर मुझे कोई भी सजा होती है और वो सजा जो है 6 महीने से ज्यादा की होती है, तो इट विल सिंस इस चीज से मेरे प्रोफेशनल करियर पे कोई भी इफेक्टेड नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रोफेशनल कंडक्ट में फॉल कर जाऊंगा। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज अगर कोई डोरी मांग रहा है, दहेज मांग रहा है, तो वो जो है इसके अंदर फॉल कर जाएगा, इसलिए थोड़ा संभल के। अगर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे जो हमारे इंस्टीट्यूट है उसको डिसरेप्यूट हो रहा है, डिफेम हो रहा है, तो वो काम नहीं करना है। ब्रिंग एनी डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशनल और द इंस्टीट्यूट एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड हो या नहीं हो। सेकंड शेड्यूल के अंदर हमने डिस्कस किया था, इससे कौन अफेक्ट होता है, आउटसाइडर जो है अफेक्ट होते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मिसकंडक्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोफेशनल एंगेजमेंट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एंगेजमेंट के टाइम पे अगर मैंने एक्वायर किया है और वो मैं शेयर करता हूं विदाउट द क्लाइंट कंसेंट या विदाउट द लॉ रिक्वायरमेंट, तो इट शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब थे, उन्होंने जो है सीए हस्बैंड वाइफ दोनों के जो है आईटीआर फाइल करते थे, दोनों की फॉर्म थी, दोनों की ऑडिट होते थे, सीए साहब करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक ईयर में वाइफ ने जो है अपने हस्बैंड के जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये जो है आईटीआर सीए साहब से मांगा और सीए साहब ने प्रोवाइड कर दिया। एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशंस, उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने केस फाइल कर दिया, कंप्लेंट फाइल कर दिया ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने बोला कि विदाउट माय कंसेंट how can you provide the information to other person, because I am your client and my wife is also your client, but both are the different assessee, different client, तो आप मेरे इंफॉर्मेशन को मेरी वाइफ को कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली हुआ गया था, वाइफ ने इंफॉर्मेशन लेके और उस पे जो है सेपरेशन का केस था, सेपरेशन केस में जो है इनकम जस्टिफाई करना होता है, तो उसके बेसिस पे मेरी
vigilant as well as should adopt the professional spectrism toward at the time of the sharing of any of the informations to anyone. हाँ, अगर client consent देता है and try कि जो client जो consent दे रहा है that consent should be in the written form में ही इसकी वैलिडिटी है, अदरवाइज वो मना भी करता है कि नहीं मैंने तो कंसेंट दिया ही नहीं है आपको, हाउ कैन यू प्रूव इट, हाउ कैन वी प्रूव इट. अगर कोई सर्टिफिकेशन और सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एग्जामिनेशंस, बिना किसी एग्जामिनेशंस के, कई सारे जो है सर्टिफिकेशन मांगने आते हैं क्लाइंट्स के, सर्टिफाई कर दीजिए, मतलब ये जो है इंफॉर्मेशंस को, फिगर्स को सर्टिफाई कर दीजिए, तो दैट सर्टिफिकेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर एग्जामिनेशन. इसके एक्सेप्शंस है, एग्जामिनेशन अंडर हिज सुपरविजन, उसके सुपरविजन में होना चाहिए, और एग्जामिनेशन बाय अदर सी इन प्रैक्टिस. Misconduct permit his name to be used in connection with the estimate of earning contingent upon further future transaction which may lead to believe that he is watching the accuracy of the forecast. इसके लिए जो है हमें SAE 3400 जो है इसको फॉलो करना होता है. अभी मैं आपके साथ एक केस शेयर कर रहा हूँ. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब थे, उन्होंने क्या किया कि ये टैक्स ऑडिट जो है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की, और फर्स्ट, क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट था, तो उसके अंदर एक क्लॉज आता है ना कि वी हैव टू मेंशन वेदर देयर इज अ बॉट फॉरवर्ड लॉसेस और नॉट, तो उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया था, जरूर रिक्वायर्ड भी नहीं था. सेकेंड ईयर में भी क्या हुआ कि सेकेंड ईयर में जो है उन्होंने क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है हमें कट कॉपी पेस्ट, तो उन्होंने कट कॉपी पेस्ट कर दिया, और एक्चुअल में उस केस में उस ईयर में फॉरवर्ड लॉसेस का केस जो है स्क्रूटनी में जो है, इनकम टैक्स स्क्रूटनी में जो है केस आया, केसेस पे जो है कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया था, बट उसको बॉट फॉरवर्ड लॉसेस को क्लेम करने का मेन जो कंडीशन तो यही है कि वी शुड फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट. उसने फाइल किया हुआ, कोई इशू नहीं आया, बट क्लाइंट ने क्या किया, उसने जो उन पे केस फाइल कर दिया, कंप्लेंट फाइल कर दिया ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट की देखो यहाँ पे इन्होंने नेग्लिजेंस किया हुआ है. एक्सप्रेशन ऑफ फोर्थ क्लॉज है, एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन ऑन प्रोफेशनल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी विद प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वेदर हिमसेल्फ. अगर कोई भी उनके रिलेटिव अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी बिजनेस के अंदर 20% ऑफ वोटिंग पावर या 20% ऑफ द प्रॉफिट या 18A के अंदर जो रिलेटिव की डेफिनेशन है अगर उसमें है तो रिलेटिव है, तो या वो या उनके जो है कोई भी रिलेटिव है तो उसके अंदर वो जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का उस फॉर्म का जो है ऑडिट नहीं करेंगे. अगर करते हैं तो दैट विल बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. क्लॉज 5 मिसकंडक्ट, फेलियर टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, फेलियर टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट. अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसका मैं आपको एग्जांपल इलस्ट्रेट करता हूँ इसको. व्हाट हैपेंस, क्या हुआ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने जो है एक ट्रस्ट थे, उस ट्रस्ट को ऑडिट किया, एंड एट द टाइम ऑफ डूइंग द ऑडिट ऑफ द ट्रस्ट उनका एक बैंक अकाउंट था, दैट बैंक अकाउंट वाज द डोरमेंट. वो बैंक अकाउंट डोरमेंट बैंक अकाउंट था. मैनेजमेंट ने MR दिया था, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया था. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने मेंशन किया कि दैट बैंक अकाउंट हैज बीन डोरमेंट और कोई इसमें एक्टिविटी नहीं है, और इट हैज बीन डोरमेंट सिंस लास्ट 10 years, 10 साल से डोरमेंट है ये. कोई इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, और इसका बैलेंस 20,000 बैलेंस है. एंड इसका क्योंकि ये 5-6 साल से डोरमेंट है, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, वी हैव नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस अकाउंट इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने इसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने जो है इसको ऑडिट किया, और उस 20,000 की फिगर्स को उन्होंने कंसिडर नहीं किया. उन्होंने अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन नहीं किया
कि ये जो है 20 ये जो है एक बैंक अकाउंट है और वो बैंक अकाउंट जो है डोरमेंट है। इन द नेक्स्ट ईयर न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उन्होंने ऑडिट किया और उस ऑडिट के अंदर उस 20,000 अमाउंट को जो है कंसीडर किया बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसमें जो है एज द एडजस्टमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर मेंशन करके 20,000 जो है मेंशन कर दिया। वो ट्रस्ट था, ट्रस्ट के अंदर क्या था उस वक्त डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के पास केस गया, स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी के अंदर कोई इशू नहीं, विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी केस जो है वो भी गया। बट उस वक्त क्या होता था, एटीजी के ये एग्जम्पशन के लिए जो है केस जो है रिव्यू कर देते हैं। एट द टाइम ऑफ रिव्यूइंग दैट केस उन्होंने जो है इस केस को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद उन्होंने जो है डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने केस फाइल किया उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो है कंप्लेंट फाइल कर दिया कि देखो ये जो है नेग्लिजेंस है, इसने 20,000 को जो है प्रीवियस ईयर में शो नहीं किया, इस ईयर में शो किया है। और इंटरेस्टिंगली जो है डिसिप्लिनरी ऑफ कमिटी ने जो है इस चीज को एक्सेप्ट किया और 3 महीने के लिए इसको जो है इस मेंबर्स को इसके नेम को स्ट्राइक ऑफ कर दिया फ्रॉम द मेंबर रजिस्टर। उस वक्त जो है अभी हमने डिस्कस किया कि जो अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन है वो फाइनल हुआ करता था, लेकिन पहले उससे पहले जो है 2002 की बात है, उस केस में क्या था कि वो उस टाइम पे वो हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते थे। हाई कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उसने बोला कि सिंस ये नेग्लिजेंस है, लेकिन ये नेग्लिजेंस जहां पे 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर की बात हो रही है, 10 करोड़ रुपए जो है उसको कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट उसको जो है डोनेशन मिल रहा है, वहां पे 10-20 हजार की कोई वैल्यू नहीं है। उसको जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट कंसिडर नहीं किया और उसके जो उसके केस सीए के केस को एडमिट किया और उसका जो डिलीट किया। Misconduct, grossly negligent of the duties, and does not obtain information for expression of the opinion. Its exceptions are sufficiently material to negotiate the expression of the opinion. Generally accepted audit procedure अगर उसने फाइल नहीं किया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लॉज 10 के अंदर क्या है कि अगर कोई भी क्लाइंट है, क्लाइंट अगर कोई फीस देता है, सॉरी क्लाइंट अगर कोई अमाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करता है फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिटिंग द टैक्स, so it is the duty of the chartered accountant to keep that client's money into the separate account, and that amount should be used in the reasonable time. For example, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मुझे कोई अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट करता है और बोलता है सीए साहब मैं आपको जो है 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप जो है मेरे बिहाफ पे एडवांस टैक्स पे कर देना, तो इट इज माई ड्यूटी to keep that amount into the separate account मतलब मेरे अपने पर्सनल अकाउंट में ना फाइल ओवर करके सेपरेट अकाउंट ओपन कराऊंगा, उसमें ये अमाउंट को डिपॉजिट कराऊंगा, एंड इट इज आल्सो माय ड्यूटी टू डिपॉजिट दैट अमाउंट into the government account before the due date of advance tax. अगर कोई फीस रेन्यूमरेशन अगर एडवांस में रिसीव हुआ है तो इसके एक्सेप्शंस है, एंड रीजनेबल टाइम यूजेस। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर एंड इसमें भी कुछ नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट कोई चीज है यहाँ पे, अगर कोई embezzlement of the money received in the professional committee to the member of institute generally, अगर कोई क्रिमिनल वही चीज है, अगर कोई क्रिमिनल हमने डिस्कस किया था, अगर कोई गिल्टी है ऑफ एनी सिविल और क्रिमिनल कोड फॉर एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल विद imprisonment फॉर द टर्म एक्सीडिंग 6 months। ये हमारा जो है आज का टॉपिक जो है वो क्लियर मतलब कंक्लूड होता है। अगर किसी कोई क्वेरी है तो प्लीज दे कैन आस्क थ्रू द चैट बॉक्स और रेजिंग द हैंड। अच्छा मैडम देख लीजिए कोई क्वेरी है तो, नहीं तो फिर इसको कंक्लूड कर दीजिए आप। आशा मैडम, सुधीर जी एक मिनट, मैं जरा आशा मैडम देखता हूँ कहीं कुछ डिस्कनेक्ट तो नहीं होगी, 1 मिनट। हाँ जी,
थैंक यू सुधीर जी, वो एक्चुअली कॉल आ गई थी तो इसलिए। कोई नहीं हेलो। हाँ जी हाँ जी। चलो मैडम, हाँ अब आप कंक्लूड कर दीजिए। यस, कोई क्वेरी तो नहीं है हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट्स की? नहीं। ओके, तो आज का फिर सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच सुधीर जी फॉर डिलिबरेटिंग ऑन सच क्रिटिकल इशू। कि हम लोग कई चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन फिर ये रह जाता है कि हमें उस पर कंडक्ट करना कैसे है एक्चुअल में। तो काफी एक टेक्निकल चीजें आपने बताई जो डेली में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या ठीक से नहीं करते। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज सेशन एंड थैंक यू everyone. Let's conclude today's session. We'll meet again in New Year 2023. Thank you, madam, and happy New Year to all the participants and Asha ji and Sudhir ji. Yes, thank you, and a very Thank you. happy Thank you New very Year. much. We will meet All. in now and from next year. I think the concept of virtual will be over and more physical seminar will be conducted by us. So we will meet in That will be a good thing. Physical seminar की बात ही अलग होती है। तो अब उसी में मिलेंगे नए साल में। ठीक है मैम, थैंक यू। Take care everyone. Thank you all. Yes, Monu Jain ji, it was a 3-hour meeting, but if a speaker has completed his deliberation, then since today's deliberation is already over by the speaker, then participants may disconnect. There won't be any issue.